सबको नमस्ते। छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को नमस्ते। आप सब लोग कैसे हो? आज मैं छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स की पहली यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ। पहली यूनिट को हम समझने का प्रयास करेंगे और आगे पढ़ने से पहले एक बार 2 मिनट के लिए रिजल्ट की चर्चा कर लेते हैं। जब पांचवा सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा या आ चुका होगा तो उसमें मार्केट में अगर पास लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। पास 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है PPROM, पास प्रमोटेड। PPROM का मतलब हो गया पास प्रमोटेड, वो छठे सेमेस्टर में प्रमोटेड हो गया। एक लिखा होगा BPROM, बी यानी बैक प्रमोटेड, बैक आई है लेकिन वो छठे सेमेस्टर में प्रमोट हो चुका है। एक लिखा होगा एफ प्रमोटेड, यानी वो फेल है लेकिन उसको छठे सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया। तो ये पास की कैटेगरी होगी। पास की कितनी कैटेगरी होगी? 3 कैटेगरी होगी। PPROM, BPROM, FPROM। पी का मतलब पास, एफ का मतलब फेल, बी का मतलब बैक और PROM का मतलब प्रमोटेड, वो अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो गया। अब एक नया शब्द और आया है, वो ये है NEFNS। NEFNS इसका मतलब है नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। अगर पांचवें सेमेस्टर की मार्कशीट में NEFNS लिखा है तो वो नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी छठे सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर खाली EFNS लिखा है, EFNS, ई का मतलब एलिजिबल, एफ का मतलब फॉर, एन का मतलब नेक्स्ट, एस का मतलब सेमेस्टर, एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, तो वो छठे सेमेस्टर में चला जाएगा। नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर NEFNS लिखा है तो वो छठे सेमेस्टर में नहीं जाएगा। अब उसका क्या होगा वो तो हमें तब पता चलेगा जब आपका छठे सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। तो क्या आपको अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसी समय ही रूल्स आएंगे। क्योंकि NEFNS का मतलब तो ये है नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, तो आपको छठे सेमेस्टर में बैठने की, एग्जाम देने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब जब आपको अनुमति नहीं मिलेगी तो वो बच्चा क्या करेगा? 1 साल का वेट करेगा। अगले साल जब पहला, तीसरा, पांचवा सेमेस्टर होगा तब उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। वो तो हमें उसी समय ही पता चलेगा जिस समय एग्जाम फॉर्म निकलेंगे। तब तक के लिए आप धैर्य रखें। जिस पेपर में फेल हो या बैक आई हो उसको पढ़ते रहें और साथ साथ ये छठा सेमेस्टर भी आप पढ़ते रहें। क्योंकि आप 5 सेमेस्टर तक पढ़ चुके हैं, आपको इतना आइडिया है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, किस प्रकार से आता है, कैसे हमें तैयारी करनी होती है। मैं सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो आप ये जो मैं वीडियो क्लास ले रहा हूँ इसको आप एक बार सुन लेना, समझने का प्रयास करना। याद अभी मत करना, चाहिए लिखने का काम चाहे अभी मत करना, लेकिन एक बार आप वीडियो जरूर देख लेना, समझने का प्रयास करना। और जब एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे उस समय आप इसको याद करना शुरू कर देना। क्या याद करना है आपको? पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर। पिछले 5 साल में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को याद कर लो। गिनती के 10-15 क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको याद कर लो। आपके टॉप ग्रेड के नंबर आ जाएंगे। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक बार इस वीडियो क्लास को देखना होगा, समझना होगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या इसमें दिया गया है और क्या कहना चाहता है और क्या इसके अंदर
मटेरियल है, हमें क्या पढ़ना होगा, क्या छोड़ना होगा। तो डेली आपको आधा घंटा या 1 घंटा ये वीडियो क्लास देखना होगा, और देखने से सुनने से आपको ज़्यादा इजीली समझ में भी आ जाएगा। जब भी आप मोबाइल चलाते हो तो निवेदन है कि रील देखना कम करना, और इस क्लास को जरूर देखना। और इस क्लास को देखते समय कुछ आपको अगर इतनी इम्पोर्टेंट लगे तो हो सके तो आप नोट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने कंपटीशन की तैयारी करते रहो, वीडियो क्लास देते रहो। जब एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाए तो उस समय आप मेरे फिजिक्स विद्या मंदिर ऐप पर ये नोट्स हैं, इस नोट्स को पढ़ लेना, याद कर लेना। पिछले 5 साल के अति महत्वपूर्ण 10-15 क्वेश्चन होंगे, उसको याद कर लेना, आपको डिग्री मिल जाएगी, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, और ग्रेजुएशन के लिए आप क्वालिफाइड हो जाओगे। और उसके बेस पर आगे जो एग्जाम होंगे वो आप आराम से उसके फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं सिलेबस की चर्चा करना चाहता हूँ। ये आपका सिलेबस है, इसमें जो छठा सेमेस्टर है उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो एक पेपर ये होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा पेपर है सॉलिड स्टेट डिवाइसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, आगे लिखा है DSE। इसका क्या मतलब है? डी का मतलब डिसिप्लिन, एस का मतलब स्पेसिफिक, ई का मतलब है इलेक्टिव। आपको इन दोनों पेपर में से एक पेपर लेना है, वो आपकी मर्जी है। दोनों पेपर में से कोई भी एक पेपर लेना है। जब एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे तो इन दोनों में से एक पेपर लेना पड़ेगा। और मेरी सलाह यही है कि आप ये पेपर ले लीजिए, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये थोड़ा इजी है और इसको ही मैं इस वीडियो क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यही आप एग्जाम फॉर्म में भरना। अगर आप सॉलिड स्टेट डिवाइसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन भरते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको ही पढ़ना पड़ेगा, इसका स्टडी मटेरियल आपको ही देखना पड़ेगा, इसके गाइड आपको ही देखनी पड़ेगी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, वीडियो क्लास के माध्यम से आपको पूरा पढ़ा दूंगा। तो ध्यान रखना कि एग्जाम फॉर्म में आपको कौन सा पेपर लेना है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पेपर आप ले लेना। और ये 5 मिनट मैं वीडियो क्लास के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, आप डेली आधा 1 घंटा इसको पढ़ते रहना, सुनते रहना, समझते रहना। तो हम समझने का प्रयास करते हैं, छठे सेमेस्टर की फिजिक्स की पहली यूनिट समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली यूनिट है आपकी, पहली यूनिट सॉलिड स्टेट फिजिक्स से संबंधित है, और क्रिस्टल संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिस्टल संरचना इस प्रकार से, यहाँ चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टल संरचना, जब पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होता है तथा इनमें कठोरता, दृढ़ता और असंपीड्यता है तो पदार्थ की अवस्था ठोस कहलाती है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस में क्या होता है? आकृति और आयतन निश्चित होता है, इसमें कठोरता, दृढ़ता, असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। असंपीड्यता का मतलब है उसको आप दबा नहीं सकते, फैला नहीं सकते, उसकी आकृति निश्चित होती है। ठोस अवस्था में अवयवी कण, परमाणु, अणु एवं आयन जो निकटतम दूरी पर स्थित होते हैं सघन संरचना बनाते हैं, और इनके बीच प्रबल आबंध लगते हैं, इनके बीच में प्रबल आबंध लगते हैं।
वो अपनी जगह पर एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसलिए वो ठोस अवस्था में होते हैं। अब ठोस के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? अक्रिस्टलीय, अंग्रेजी में बोलते हैं अमोर्फस, तथा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टेलाइन ठोस। अमोर्फस एंड क्रिस्टेलाइन सॉलिड, ये दो प्रकार के होते हैं ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? कुछ ठोसों जैसे कांच, प्लास्टिक, रबड़ आदि में परमाणु, अणु या आयनों की कोई नियमित आवर्तिक व्यवस्था तथा दीर्घ परासंरचना नहीं होती है, तथा कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं पाया जाता है। ये ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिसमें अणु, परमाणु या आयन होते हैं, उसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, अनियमित रूप से उसके अंदर होते हैं। तो ऐसे ठोस पदार्थ अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण क्या है? कांच, प्लास्टिक और रबड़, ये इसके उदाहरण है। हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी जब क्रिस्टलीय संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो कांच, प्लास्टिक और रबड़ के अंदर जो आयनों की संरचना, अणु या परमाणु की जो संरचना होती है वो अनियमित होती है, एक निश्चित क्रम नहीं होता, इसलिए इसको हम अक्रिस्टलीय ठोस, अमोर्फस सॉलिड कहते हैं। दूसरे प्रकार का ठोस क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। कुछ ठोसों जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हीरा, गंधक, शक्कर आदि में निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है। ये पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनके अवयवी कणों जैसे परमाणु हो या अणु हो या आयन हो या मूलक हो, इनकी एक क्रमबद्ध नियमित आंतरिक संरचना या व्यवस्था होती है। तो समझ में आ गया होगा आपको क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? अणुओं, परमाणु या आयन या मूलक होते हैं ठोस के अंदर, इसकी एक निश्चित संरचना होती है, एक निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम में वो जमे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उदाहरण याद रख लीजिए, हीरा, गंधक, शक्कर, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये इसके उदाहरण हो गए। अब इसका हम डायग्राम देखेंगे, तो आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या है? ये जो अणुओं की जो संरचना है, अणु इसके अंदर जो जमे हुए हैं वो अनियमित रूप से, निश्चित इसका कोई क्रम नहीं है, कहीं भी इसको रख दिया जाता है। क्रिस्टलीय जो संरचना होती है, आप इसमें देखिए, क्रम से देखिए। ये देखिए, ये अणु इस एक क्रम में है, ये छोटा वाला जो अणु है ये दूसरे एक क्रम में, ये इस प्रकार से निश्चित क्रम में ये जमे हुए। तो ये जो निश्चित क्रम में जो जमा होता है, इस प्रकार की जो ठोस संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलीय संरचना। अमोर्फस सॉलिड क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? जिसमें अवयवी कणों की संरचना निश्चित क्रम में नहीं होती। तो ठोस के दो भाग हो गए, दोनों भाग को आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी क्रिस्टल का जालक उन बिंदुओं का आवर्ती व्यू होता है, पीरियडिक अरे होता है, जिस पर क्रिस्टल के अवयवी कण, परमाणु या अणु या आयन या मूलक, जिन्हें आधार कहते हैं, संलग्न करने पर क्रिस्टल सदृश्य संरचना प्राप्त होती है। यानी जो क्रिस्टल होता है वो कैसे बनता है? जालक और आधार से मिलकर बनता है। आधार क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है परमाणु, अणु, आयन या मूलक होता है, इसको हम आधार कहते हैं। कोई भी ठोस पदार्थ होता है, उसके अंदर जो परमाणु होंगे या अणु होंगे या आयन होंगे या मूलक होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। वो आधार किस पर रखा जाता है? जालक पर रखा जाता है। एक बिंदुओं का क्रम होता है, अलग अलग बिंदुओं का क्रम होता है। वो बिंदु नियमित रूप से व्यवस्थित हो सकते हैं या अनियमित रूप से हो सकते हैं। उन बिंदुओं पर हम क्या रख देते हैं? आधार रख देते हैं। आधार रख दिया, वो क्रिस्टल संरचना बन जाती है। तो जो बिंदु होते हैं उसको हम जालक कहते हैं, और जो आधार होते हैं उसको हम अणु, परमाणु या आयन या मूलक कहते हैं। इन दोनों को मिलाने पर हम क्या कह सकते हैं? क्रिस्टल कह सकते हैं। क्रिस्टल की संरचना बन जाती है।
आप इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम में आप आसानी से समझ सकते हैं जालक क्या होते हैं। ये पहला बिंदु, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये एक प्रकार के नियमित क्रम में है। ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये बिंदु दे रखा है। इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? जालक कहते हैं, आकाशीय जालक कहते हैं, आकाश में है। अब ये जो एक बड़ा आयन दिखाई दे रहा है, एक ये छोटा आयन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। जालक और आधार मिल करके क्या बनेगा? क्रिस्टल बनेगा। तो इस आधार को उठा करके मैं यहाँ बिंदु पर रख देता हूँ। कहाँ रख देता हूँ? जालक पर रख देता हूँ। इस बड़े वाले को उठाऊंगा तो बड़े के साथ में छोटा आयन होगा या अणु होगा या परमाणु होगा, जो भी होगा, ये दोनों एक साथ यहाँ आ जाए। तो बड़े वाले को यहाँ रखूंगा, फिर दूसरा को यहाँ रखूंगा, तीसरे समूह को यहाँ रखूंगा, चौथा यहाँ रखूंगा। तो इस प्रकार से ये एक संरचना बन जाती है, ये वाली संरचना बन जाती है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलीय संरचना कहते हैं। ये एक क्रम में जमे हुए, ये देखिए कितने बिंदु है? 1 2 3 4। इसमें कितने बिंदु है? 1 2 3 4। इसको इन बिंदुओं पर रख दिया, जो संरचना बनती है वो क्रिस्टलीय संरचना बनती है। अब क्रिस्टलीय संरचना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं? अभी हमने पढ़ा था, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। अगर क्रम नियमित है तो वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रम अनियमित है तो हम इसको क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। उदाहरण याद रख लेना, ठीक है? तो हमें ये समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल कैसे बनता है। क्रिस्टल बनता है जालक प्लस आधार से। जालक और आधार मिल करके क्रिस्टलीय संरचना बनाती है। अब हम इसकी अलग अलग परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहली ये आकाशीय जालक। आकाशीय जालक, जालक क्या होता है? मैंने बताया था, ये बिंदु होते हैं, ये वाला बिंदु होते हैं, ये बिंदु होते हैं, अलग अलग बिंदु होते हैं। वो चाहे क्रम में हो या अनियमित रूप से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक तरह के बिंदु होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जालक कहते हैं। इन्हीं जालक पर परमाणु सेट किए जाते हैं। परमाणुओं को क्रम से सेट कर देंगे तो क्रिस्टलीय जालक, अनियमित रूप से सेट करते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोस बन जाता है। निर्देशांक पद्धति में तीनों असमतलीय एकांक सदिशों को बार बार स्थानांतरित करने पर आकाश में सभी जालक बिंदुओं की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। तो इन एकांक सदिशों को आधार सदिश या मूलभूत सदिश कहते हैं। ये 3 असमतलीय एकांक सदिश क्यों कहा है? क्योंकि एकांक सदिश दिशा के हिसाब से कितने होते हैं? इधर होता है एक्स, इधर क्या होता है? वाई, और इसके बिल्कुल लंबवत बाहर की ओर क्या होता है? जेड। तो ये 3 दिशा होगी। 3 दिशा के अनुसार ये एकांक सदिश हो गया। इधर के एकांक सदिश क्या होता है? आई कैप। इधर एकांक सदिश क्या होता है? जे कैप। और इधर क्या होता है? के कैप। इसको असमतलीय सदिश क्यों कहते हैं? समतल में 2 दिशा होती है, या तो एक्स वाई दिशा या वाई जेड दिशा या जेड एक्स दिशा, उसको हम बोलते हैं समतल बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। अगर तीसरी दिशा आती है लंबवत, तो हम क्या कहेंगे? असमतलीय कहेंगे, ठीक है, नॉन कोप्लानर बोलते हैं। तो 3 लंबवत दिशा होगी तो वो असमतलीय ही होता है, ठीक है। तो इन सदिशों को निरूपित करते हैं। अगर जालक बिंदुओं को मिलाया जाता है तो जो सदिश होता है उसको हम बोलते हैं आधार सदिश बोलते हैं, बेसिस वेक्टर बोलते हैं। जैसे ये हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये पहला चित्र ए है, एक रेखा के रूप में है, एक ही दिशा में है। तो ये जो जालक बिंदु है, इस जालक बिंदु में ए सदिश के द्वारा इसको मिला दिया गया है। ये ए सदिश है, ये भी 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 ए सदिश है। इसको एक बिंदुओं के रूप में, जालक बिंदुओं के रूप में सदिश रख दिया जाता है और मिला दिया जाता है। तो ये क्या बन गया? रेखिक जालक बन गया। एक दिशा में होने का कारण इसको हम रेखिक जालक बोलते हैं। अगर दूसरी दिशा लेते हैं, ये ए सेट कर दिया, ऊपर की दिशा में मैंने बी सदिश सेट कर दिया, ये बी सदिश है। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ, जालक बिंदुओं को मिला देता हूँ, बी हो जाएगा,
ये बी सदिश यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो दिशा में इसको मैंने सेट कर दिया। तो ये क्या बन गया, समतलीय जालक बन गया। समतलीय जालक में दो दिशा होती है, चाहे एक्स दिशा वाई दिशा ले लो, या वाई जेड दिशा ले लो, या जेड एक्स दिशा ले लो। दो दिशा में सदिश सेट होता है, जालक बिंदुओं को मिलाया जाता है, तो वो जालक होता है समतलीय जालक होता है। आकाशीय जालक में क्या होता है, तीन दिशा होती है, त्रिविमीय डायमेंशन होती है। त्रिविमीय डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों आता है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है, ये ए, दूसरी दिशा में बी और तीसरी दिशा में सी, तीन दिशा होगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आकाशीय जालक बोलेंगे। आकाशीय जालक का मतलब तीन दिशा, समतलीय जालक का मतलब दो दिशा, रेखिक जालक का मतलब एक दिशा। ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश। ए सदिश एक्स दिशा में, बी सदिश वाई दिशा में, सी सदिश जेड दिशा। इस प्रकार से हम जालक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसकी परिभाषा एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि रेखीय जालक क्या होता है, समतलीय जालक क्या होता है, आकाशीय जालक क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा। एक दिशा में जालक बिंदुओं को मिला दिया जाता है सदिशों के द्वारा, जालक सदिश के द्वारा, तो वो क्या बन जाता है, रेखिक जालक। दूसरी दिशा में हम इसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं, तो दोनों रेखिक जालक मिलकर के समतलीय जालक बन जाता है। यदि समतलीय जालक को किसी असमतल दिशा में, तीसरी दिशा में सी द्वारा अनंत बार पुनरावृत्ति करते हैं, तो आकाशीय जालक प्राप्त होता है। ये इसकी परिभाषा होगी। परिभाषा ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधी सीधी भाषा में बता दो। एक ही दिशा में जालक बिंदुओं को सदिश ए के द्वारा मिलाया जाता है, तो वो रेखिक जालक होता है। दो लंबवत दिशा में जालक बिंदुओं को मिला दिया जाता है सदिश वेक्टर सदिश के द्वारा, तो वो होता है समतलीय जालक बन जाता है। तीन दिशा में, आकाश में तीन दिशा में असमतलीय दिशाओं में अगर इन जालक बिंदुओं को मिला दिया जाता है, सदिश ए बी सी की पुनरावृत्ति होती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, आकाशीय जालक कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा सुन लेना ये वीडियो। यदि ए बी सी सदिश तीनों की स्थानांतरण दिशाएं क्रिस्टलोग्राफी एक्स एक्स वाई जेड हो, तो किसी जालक बिंदु के सापेक्ष अन्य जालक बिंदु की स्थिति को निम्न सदिश द्वारा व्यक्त करते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न सदिश का, यहाँ पर ये कट गया है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। तो हम इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ये वाला, यहाँ ये अभाज्य कोष्ठिका, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ए बी सी तीन सदिश है। अगर हम इसको एक्स वाई जेड दिशा में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो एक जालक बिंदु की स्थिति हम कैसे बताते हैं, ए बी सी के द्वारा। फिर इसके आगे वाली जालक बिंदु की स्थिति को व्यक्त करेंगे, तो हम ये कंडीशन काम में लेंगे, ये वाली कंडीशन काम। क्या लिखेंगे, n1 ए सदिश प्लस n2 बी सदिश प्लस n3 सी सदिश। ठीक है, इस प्रकार से आगे वाले जालक बिंदुओं को हम रिप्रेजेंट करते जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य कोष्ठिका, प्रिमिटिव सेल। अभाज्य कोष्ठिका की परिभाषा लिखिए, सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन। यदि जालक में आर सदिश तथा आर डैश स्थिति वाले बिंदुओं जिसके सापेक्ष क्रिस्टल में परमाणु विन्यास सदृश समान दिखाई देता है, तथा n1 n2 n3 पूर्णांकों कोई समुच्चय है, तो निम्न जो समीकरण है, आर डैश बराबर आर प्लस n1 ए प्लस n2 बी सदिश प्लस n3 सी सदिश को संतुष्ट करते हैं, तो ए सदिश बी सदिश तथा सी सदिश स्थानांतरण सदिश अभाज्य सदिश कहलाते हैं। ए बी सी क्या कहलाते हैं, अभाज्य सदिश कहलाते हैं। इन अभाज्य सदिशों से बनने वाले समांतर षटफलक अभाज्य कोष्ठिका प्रिमिटिव सेल कहलाते हैं। कुल मिला के ये होता है, अभाज्य कोष्ठिका क्या होती है, प्रिमिटिव सेल क्या होते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ। तीन अभाज्य सदिश ए बी सी जो एक्स वाई जेड दिशा में है, तो इन तीनों से बनने वाला समांतर षटफलक अभाज्य कोष्ठिका होती है। एक तरह का बॉक्स होता है,
जिसकी पुनरावृत्ति करेंगे, उस बॉक्स की पुनरावृत्ति करेंगे तो वो क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है। अभाज्य कोष्टिका का आयतन क्या होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी, सदिश त्रिक गुणनफल के बराबर होता है। अभाज्य कोष्टिका का आयतन क्या होगा? सदिश त्रिक गुणनफल के बराबर होगा ए डॉट बी क्रॉस सी। ए किस दिशा में? एक्स दिशा में, बी वाई दिशा में, सी और जेड दिशा में। तो इसका आयतन हो जाएगा। अभाज्य कोष्टिका की बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है। क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना देखो, ये आपका एक उदाहरण है। इसमें ये अभाज्य सदिश दे रखा है ए, इधर आपका बी, इधर आपका क्या दे रखा है? सी। एक बार मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, तो आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या दे रखा है? तीन अभाज्य सदिश दे दिया तीनों डायरेक्शन में। तो ये पहला अभाज्य कोष्टिका बन गया। ये वाला जो बॉक्स है पहला अभाज्य कोष्टिका बन गया। अब इसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, एक दो साइड में लगा दिए। तो इस प्रकार से इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या बन जाएगा? क्रिस्टल संरचना बन जाएगी। ठीक है। क्रिस्टल संरचना तभी बनेगी, ये अभी जालक, आकाशीय जालक बनेगा। अभी ये क्या बना है? आकाशीय जालक बना है। अब हम इस पर आधार सेट करते हैं। आधार का मतलब क्या होता है? अणु, परमाणु, आयन या मूलक। अणु हो या परमाणुओं का समूह हो या आयनों का समूह हो या जालक हो, मूलक हो, सॉरी मूलक हो, उनका जो सेट है, इन जालक बिंदुओं पर हम सेट कर देंगे तो वो बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अभाज्य कोष्टिका परमिटिव सेल क्या होता है? तीन आकाशीय सदिश, अभाज्य सदिश ए बी सी, जो एक्स वाई जेड दिशा को रिप्रेजेंट करता है, उनसे बनने वाला समांतर षटफलक अभाज्य कोष्टिका कहलाती है, परमिटिव सेल कहलाती है। परमिटिव सेल का आयतन क्या होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी। परमिटिव सेल की पुनरावृत्ति करेंगे तो क्रिस्टल की संरचना प्राप्त हो जाती है। ठीक है। इन मूलभूत सदिशों के विभिन्न विकल्पों से निर्मित अभाज्य कोष्टिका भिन्न भिन्न होती है, परंतु सभी का आयतन अलग अलग होता है। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश होता है, इनसे मैं अलग अलग आकृति बनाता हूँ, बॉक्स की अलग अलग आकृति बनाता हूँ। तो अभाज्य कोष्टिका अलग अलग, ठीक है, लेकिन उनका जब क्रिस्टलीय संरचना बना देते हैं, एक क्रिस्टल का रूप दे देते हैं, तो उसका जो आयतन होगा वो समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो फॉर्मूला दे रखा है ए डॉट बी क्रॉस सी, इससे वो मान समान आएगा। आकृति अलग हो सकती है, एक की आकृति बी, सॉरी जो आकाशीय जालक होता है उसकी आकृति अलग हो सकती है, उस बॉक्स की आकृति अलग हो सकती है। इस बॉक्स को रिपीट करेंगे तो क्रिस्टल संरचना बन जाती है और उस बॉक्स का आयतन समान रहेगा। आकृति अलग अलग हो सकती है लेकिन आयतन समान हो जाता है। जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स को मैंने ऊपर से दबा दिया तो ऊपर वाला जो सतह है वो थोड़ा आगे खिसक जाता है, आकृति विकृत हो गई, लेकिन उसका आयतन पहले वाले बॉक्स के बराबर होता है। समझ गए मेरी बात को? अब जैसे यहाँ ए बी सी अलग अलग प्रकार से कैसे ले सकते हैं? एक तो इस प्रकार से बिल्कुल सीधी लाइन के रूप में 90 डिग्री के अंतराल पर लिया है। ए इधर है और बी इधर है। यहाँ पर ए इस प्रकार से लिया, बी थोड़ा सा तिरछा ले लिया, इस प्रकार से बी ले लिया। यहाँ पर ए इस प्रकार से, बी इस प्रकार से ले लिया, और सी बिंदु ऊपर की ओर ले लेते हैं। यहाँ पर सी बिंदु, सी सदिश है, ऊपर की ओर ले लेते हैं, सी ऊपर की ओर ले लेते हैं। तो जो त्रिविमीय बॉक्स बनेगा तो इन तीनों का आयतन क्या रहेगा? समान रहेगा। अभी ये क्या चीज है? अभी ये है समतलीय अभाज्य कोष्टिका। समतलीय का मतलब क्या है? दो दिशा में बना। आकाशीय कोष्टिका क्या होता है? तीन दिशा। खाली अभाज्य कोष्टिका लिखा होता है उसका मतलब होता है तीन होता है, तीन दिशाओं में निर्मित होता है। ये अभाज्य कोष्टिका होता है, ये वाला। ठीक है। ये क्या है? दो दिशा। ये क्या है? एक दिशा में बना हुआ। आकाशीय अभाज्य कोष्टिका के प्रत्येक कोने में एक जालक बिंदु होता है। प्रत्येक अभाज्य कोष्टिका में कुल जालक 8 जालक बिंदु होते हैं, जो निकट के 8 अभाज्य कोष्टिकाओं द्वारा साझेदारी करते हैं। इसलिए एक अभाज्य कोष्टिका में औसतन एक जालक बिंदु होता है।
क्रिस्टल में जितनी संख्या में आधार होते हैं, आधार का मतलब अणु परमाणु जो मूलक या आयन हमने सेट किए हैं, जितनी संख्या में होते हैं उतनी ही संख्या में अभाज्य कोष्टिका होगी। एक क्रिस्टल में आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि एक क्रिस्टल में कितने अभाज्य कोष्टिकाएं हैं, कितने परमिटिव शेल हैं, तो आपको क्या करना है, गिनना नहीं है, आप उसके आधार नोट कर लो। आधार का मतलब अणु परमाणु का सेट कितना है, उतनी अभाज्य कोष्टिका बनेगी। ठीक है। अब बात ये करते हैं कि ये लिखा हुआ है अभाज्य कोष्टिका में प्रत्येक कोने में एक जालक बिंदु होता है। एक जालक बिंदु का क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ एक डायग्राम बना के आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। ये तो हो गया समतलीय, और ये आपका हो गया बॉक्स बन गया, इस प्रकार से एक बॉक्स बन गया। ये क्या चीज है, अभाज्य कोष्टिका। इस अभाज्य कोष्टिका के प्रत्येक कोने पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, एक यहां पर और यहां पर, इसके प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु होता है। कुल जालक बिंदु कितना हो गया, 8 हो गया। एक अभाज्य कोष्टिका में 8 जालक बिंदु होते हैं। तो ये जो, अब ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो एक जालक बिंदु है, इस एक जालक बिंदु की इस बॉक्स में हिस्सेदारी कितनी है। ये जो बॉक्स बना रखा है उसके कोने में मैंने एक जालक बिंदु लिख दिया, गोल होता है जालक बिंदु। तो उस जालक बिंदु की बॉक्स में कितनी हिस्सेदारी है, यानी वो बॉक्स के अंदर कितना है, बॉक्स के बाहर कितना है, बताइए। बॉक्स के अंदर होता है 1/8, बाकी जो भाग होता है 7/8 भाग होता है, वो बॉक्स के बाहर होता है। समझ में आ गया। यानी इस बॉक्स में जालक का हिस्सा कितना है, एक जालक है 1/8 भाग देता है। टोटल जालक बिंदु कितने हैं, 8 है, इंटू 8 का गुणा करेंगे। ठीक है, इन 8 का गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट गया, तो कुल जालक बिंदु कितना हो गया, 1 हो गया। समझ रहे मेरी बात को। एक परमिटिव सेल में ये बात समझ में आ गया ना, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे इकाई सदिश एकांक एकांक कोष्टिका और होती है। अभाज्य कोष्टिका और एकांक कोष्टिका को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करते हैं। एक बॉक्स बन गया, उस बॉक्स के 8 कोने पर 8 जालक बिंदु है, और प्रत्येक जालक बिंदु की बॉक्स में हिस्सेदारी कितनी है, 1/8 भाग हिस्सेदारी। यानी उस बॉक्स के अंदर कितना है, 1/8 हिस्सा। जालक क्या होता है, गोल होता है, और बॉक्स के कोने पर रखते हैं तो कुछ हिस्सा ही बॉक्स के अंदर होता है, बाकी बाहर होता है। बाकी बाहर क्या होता है, बाकी भाग बाहर होता है। तो एक जालक 1/8 भाग बॉक्स के अंदर होता है। कुल जालक कितने हैं, 8 है, तो हमने 8 का गुणा कर दिया, तो कितना हिस्सा आया, 1 आ गया। बॉक्स के अंदर एक जालक बिंदु होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि आकाशीय अभाज्य कोष्टिका के प्रत्येक कोने में एक जालक बिंदु होता है। प्रत्येक अभाज्य कोष्टिका में कुल 8 जालक बिंदु होते हैं, जो निकट के 8 अभाज्य कोष्टिकाओं द्वारा साझेदारी करते हैं। इसलिए एक अभाज्य कोष्टिका में औसतन एक जालक बिंदु होता है। ये निकटतम 8 कोष्टिका क्या लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो जालक बिंदु है, इसके चारों ओर 4 नीचे और 4 ऊपर अभाज्य कोष्टिका और होती है। इस डायग्राम को देखिए, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक मिनट इसको मैं डिलीट करता हूं। अब आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में ये बीच वाला बिंदु देखिए, ये बीच वाला बिंदु देख लिया। इस बिंदु के चारों तरफ ऊपर कितने बॉक्स है, अभाज्य कोष्टिका कितने हैं, 4 ऊपर है, 1 2 3 और 4। नीचे कितने हैं, 4। तो एक जालक बिंदु के चारों ओर कितने बॉक्स है, 8 बॉक्स है। तो कितनी साझेदारियां होगी, 8 साझेदारी। ठीक है। तो ये हो गया आपका अभाज्य कोष्टिका की परिभाषा। अभाज्य कोष्टिका में जालक बिंदु कितने, जालक बिंदु कितने होते हैं, 1 होते हैं। और जो 8 लिखा होता है वो क्या होता है, इसके कोने पर होते हैं, 8 कोने पर होते हैं। ठीक है।
अब एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, विग्नर शीट्स अभाज्य कोष्ठिका क्या होते हैं? विग्नर शीट्स अभाज्य कोष्ठिका किसे कहते हैं? इसका निर्माण कैसे किया जाता है? इसका निर्माण इस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए ये जालक बिंदु दे रखा है, ये जालक बिंदु, ये जालक बिंदु, ये जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु, ये जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु, ये जालक बिंदु, एक जालक बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जालक बिंदु दे रखा है। ठीक है, हमें विग्नर शीट्स अभाज्य कोष्ठिका बनानी। तो बनाने के लिए हम क्या करें, इन आठों के एक बीच में केंद्र बिंदु लेते हैं। ये वाला एक केंद्र बिंदु ले लिया, ये केंद्र बिंदु। तो सर्वप्रथम केंद्र बिंदु से निकटतम सभी जालक बिंदुओं तक रेखाएं खींचते हैं। ये वाली हमने लाइन खींच दी, ये लाइन इधर खींच दी, ये लाइन इधर खींच दी, ये लाइन इधर खींच दी, सभी जालक बिंदुओं से मिला दिया। ये केंद्र में जालक बिंदु नहीं है, याद रखना, हमने एक पॉइंट बनाया है, केंद्र बिंदु बनाया। इस केंद्र बिंदु से जालक बिंदु को इस प्रकार से मैंने मिला दिया चारों तरफ से। अब एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आपको समझ में आ जाए। तो पहला स्टेप हमने क्या लिया, सभी जालक बिंदुओं के केंद्र में एक केंद्र बिंदु लेते हैं। उस केंद्र बिंदु से हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं इस प्रकार से। इन रेखाओं के मध्य बिंदु से लंबवत तल खींचते हैं। अब ये जो हमने रेखा खींची, ये वाली रेखा खींची, तो इस रेखा के हमने एक एक तल खींचा इस प्रकार से। तल, तल समझते हो, ये वाला तल। ये मान लीजिए ये मैं एक किताब ले रहा हूँ, ये किताब ले लिया, तो ऐसे लंबवत तल ले रहा है, ये तल होता है, ये वाला तल होता है। दिख रहा है सबको, ये तल होता है। और ये वाली लाइन है, इस लाइन के बीच में ऐसे मैंने तल काट दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी रेखा पर एक लंबवत तल खींचते हैं। ये लंबवत तल खींच दिया, इस रेखा पर एक तल खींच दिया, इस रेखा पर एक तल खींच दिया, इस रेखा पर एक लंबवत तल खींच दिया, और इस रेखा पर एक लंबवत तल खींच दिया। सब चारों तरफ से हमने एक लंबवत तल खींच दिया। तल खींचने के बाद ये जो संरचना बन रही है, ये संरचना, इसको हम कहते हैं विग्नर शीट्स अभाज्य कोष्ठिका। इसमें भी जालक बिंदु कितने होते हैं? अभाज्य कोष्ठिका का मतलब एक जालक बिंदु होता है। ये वाला जालक बिंदु एक जालक। समझ गए मेरी बात को? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। विग्नर शीट्स अभाज्य कोष्ठिका, जितने भी जालक बिंदु होते हैं उस जालक के बिंदु के केंद्र से जालक बिंदुओं तक एक सीधी लाइन खींचते हैं, और उस लाइन के मध्य बिंदु पर एक लंबवत तल काटते हैं। तो उन तलों से बना हुआ बहुभुज आकृति क्या कहलाता है? विग्नर शीट्स अभाज्य कोष्ठिका कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा आपको याद होगी। जालक बिंदु कितने होते हैं? एक जालक बिंदु होता है। ठीक है, तो अभाज्य कोष्ठिका को आप माइंड में रख लो, क्योंकि हम आगे एकक कोष्ठिका पढ़ने वाले हैं। तो अभाज्य कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, तो अभाज्य कोष्ठिका आप समझ लेना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका। यूनिट सेल, वो होता है प्रिमिटिव सेल, ये है यूनिट सेल। परिभाषा क्या है? एकक कोष्ठिका न्यून आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक होता है जिसकी त्रिविम आकाश में बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल की बाह्य संरचना प्राप्त होती है। एकक कोष्ठिका जालक की सममितता तथा क्रिस्टल की बाह्य ज्यामिति को व्यक्त करता है। एकक कोष्ठिका जालक की सममितता तथा क्रिस्टल की बाह्य ज्यामिति को या ज्यामिति को व्यक्त करता है। ठीक है, एकक कोष्ठिका तीन अभाज्य सदिश ए बी सी। अभाज्य सदिश का क्या मतलब होता है? अभाज्य सदिश, अभाज्य का मतलब जिसका भाग नहीं जाता हो, स्वयं की संख्या के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे 1 2 3, एक में एक का ही भाग जाता है, 2 में 2 का ही भाग जाता है, 3 में 3 का भाग जाता है। ये क्या था? अभाज्य होता है। 4 अभाज्य होती है क्या? नहीं होती। क्यों? क्योंकि 4 में 1 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। ठीक है,
एकक कोष्टिका तीन अभाज्य सदिश ए बी से बना हुआ, ए बी सी से बना हुआ बहुफलक होता है, जिस इनके बी और सी के बीच में अल्फा कोण, ये वाला चित्र देखिए, अल्फा कोण, सी और ए के बीच में ये सी है और ये है, इसके बीच में क्या कोण है, बीटा कोण। ए और बी, ये आपका ए है, इधर दिशा में ए है, ऊपर की दिशा में क्या बी है, इन दोनों के बीच में कोण कितना है, गामा कोण होता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा कोण क्या होता है, बी और सी के बीच में, बीटा कोण क्या होता है, सी और ए के बीच में, गामा कोण किसके बीच में होता है, ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये यूनिट सेल है, एकक कोष्टिका है। अभाज्य कोष्टिका, ये अभाज्य कोष्टिका है। अब इसमें अंतर क्या है वो हम पढ़ेंगे। 1 नंबर 2 नंबर का आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि अभाज्य कोष्टिका और यूनिट सेल एक कोष्टिका में अंतर लिखिए, कोई 2 या 3 अंतर लिखिए, वो हम अभी आप आगे पढ़ेंगे। एकक कोष्टिका के लिए यह आवश्यक नहीं है कि तीनों सदिशों के परिमाण, ध्यान से सुनना, तीनों सदिशों के परिमाण तथा इनके बीच बने कोण परस्पर बराबर हो। कोण बराबर हो कोई जरूरी नहीं है, सदिशों का परिमाण बराबर हो कोई जरूरी नहीं है। कौन कौन से सदिश, ए बी और सी। अब ये जो क्रिस्टल बना है, एकक कोष्टिका शेल बना है, इससे हम क्रिस्टल बनाते हैं या क्रिस्टल संरचना, जो भी क्रिस्टल संरचना होता है उसका घनत्व ज्ञात करेंगे। तो क्रिस्टल का सैद्धांतिक सूत्र, घनत्व रो बराबर क्या है, घनत्व बराबर क्या होता है, आयतन द्रव्यमान बटे आयतन, सबको पता है। घनत्व का क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान हमको किसका लेना है, एकक कोष्टिका में कणों का आयतन। आयतन किसका लेना है, एकक कोष्टिका का आयतन लेना है। तो घनत्व का सूत्र है, कोई भी क्रिस्टल है उसका घनत्व ज्ञात करना है। क्रिस्टल में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, एकक कोष्टिका होती है, बहुत सारे कोष्टिका होती है। तो किसी एक कोष्टिका में कणों की संख्या और उस कोष्टिका का आयतन याद कर लीजिए, घनत्व आ जाएगा। तो ये आपका सूत्र है, छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो घनत्व रो बराबर एम एन बटा वी, इस एम की जगह ये लिख दिया एम ए बटा एन ए। अब एन क्या चीज है, ये वाला एन क्या चीज है, एकक कोष्टिका में कणों की संख्या। ये जो एन है ये क्या चीज है, एकक कोष्टिका में कणों की संख्या। एक कण का द्रव्यमान क्या है, छोटा वाला एम। ठीक है, बड़ा वाला जो एम होता है, नीचे ए लिखा है, उसको बोलते हैं अणुभार। और एकक कोष्टिका आयतन है वी, अवोगाद्रो नंबर होता है एन ए। तो जो छोटा वाला जो एम होता है, मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूँ। ये हमने लिखा है एम बराबर कैपिटल एम ए बट्टा एन ए, ये सूत्र है। ये छोटा वाला एम क्या चीज है, कणों की संख्या। एक सॉरी संख्या नहीं है, एम है। एम क्या चीज है, द्रव्यमान। तो कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं अणुभार बट्टे अवोगाद्रो संख्या, अणुभार बट्टे अवोगाद्रो संख्या। एन क्या चीज है, एन है कणों की संख्या, और एम क्या जो है, एक कण का द्रव्यमान। एक कण का द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या करेंगे, अणुभार बट्टे अवोगाद्रो संख्या। तो एक अणु या परमाणु या कण है उसका द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। ये फॉर्मूला या तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछता है 1 नंबर का कि क्रिस्टल का घनत्व का सूत्र बताइए, ये आपका सूत्र हो गया। सूत्र में न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है, एम एन बट्टा वी। अगर अणुभार के रूप में सूत्र दिया जाता है तो ये सूत्र दे दीजिए, एम ए बटा एन ए एन बटा, ये घनत्व का सूत्र है। मोटा मोटी आपका घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो ये आपका हो गया घनत्व। अब हम अंतर ज्ञात करेंगे। ये जो इतनी जो डेफिनेशन दे रखी है, ये लास्ट पॉइंट है, ये इन दोनों में अंतर है।
अभाज्य कोष्टिका और एकक कोष्टिका में अंतर है। जब आप एग्जाम में लिखते हो तो इस प्रकार से टेबल बना करके लिख सकते हो। इस टेबल में आप ऐसे लिख दीजिए, इधर आप अभाज्य कोष्टिका, इधर आप एकक कोष्टिका। तो अंतर में क्या बता सकते हो आप? परिभाषा लिख दो, दोनों की अलग अलग परिभाषा होती है, अलग अलग लिख दो, चित्र बना दो। और कोई आपको बात याद है अभाज्य कोष्टिका या एकक कोष्टिका भ्रम, तो दोनों अलग अलग लिख। मुख्य बातें क्या है? सभी क्रिस्टलों में अभाज्य कोष्टिका होती है। सभी क्रिस्टलों में क्या होता है? अभाज्य कोष्टिका होती है। माइंड में सेट कर लो, जितने भी क्रिस्टल होते हैं उसमें अभाज्य कोष्टिका है। यह आवश्यक नहीं है कि अभाज्य कोष्टिका एकक कोष्टिका हो। समझ गए? जितने भी क्रिस्टल होते हैं उसमें अभाज्य कोष्टिका होता है, और अभाज्य कोष्टिका एकक कोष्टिका नहीं होती, जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसका मतलब पहला आपको क्या समझ में आया? माइंड में सेट कर लीजिए कि जितने भी क्रिस्टल है उन क्रिस्टलों में अभाज्य कोष्टिका पक्का पाया जाता है। एकक कोष्टिका पाया जाता है या नहीं? एकक कोष्टिका हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये पहला अंतर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अभाज्य कोष्टिका न्यूनतम आयतन वाला बहुफलक है, जिसकी जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से बाह्य क्रिस्टल ज्यामिति प्राप्त होती है, तथा उसमें औसतन केवल एक जालक बिंदु विद्यमान होता है। ये तो आपकी अभाज्य कोष्टिका की परिभाषा बताई। जबकि एकक कोष्टिका भी न्यूनतम आयतन वाला स्वेच्छ आकृति का बहुफलक होता है, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति बाह्य क्रिस्टल पुनरावृत्ति से बाह्य क्रिस्टल ज्यामिति प्राप्त होती है, लेकिन उसमें औसतन एक या एक से अधिक जालक बिंदु होते हैं। ये मुख्य अंतर है। जो एकक कोष्टिका होती है उसमें एक जालक बिंदु भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, जबकि अभाज्य कोष्टिका यानी प्रिमिटिव सेल में केवल एक जालक बिंदु होता है। अगला अंतर क्या है? अभाज्य कोष्टिका के प्रत्येक कोने में परमाणु, अणु या कण होता है, जबकि एकक कोष्टिका में कोने के साथ 8 कोने होते हैं। उस कोने के साथ साथ केंद्र पर या फलक पर भी जालक बिंदु या कण या परमाणु होता है। अभाज्य कोष्टिका में केवल और केवल अभाज्य कोष्टिका का जो बॉक्स होता है उसके 8 कोने पर ही अणु, परमाणु या आयन या कण होते हैं, जबकि एकक कोष्टिका में 8 कोने के साथ साथ इसके बीच में या इसके फलक के केंद्र पर भी अणु, परमाणु, जालक होता है। अणु, परमाणु या आयन या मूलक होता है। ठीक है, अतः सभी अभाज्य कोष्टिकाएं एकक कोष्टिका होती है, क्योंकि एकक कोष्टिका उसको बोलते हैं जिसमें एक जालक बिंदु भी होता है, एक से ज्यादा भी होता है। जब एकक कोष्टिका में एक जालक बिंदु होता है तो वो अभाज्य कोष्टिका भी होती है। जब एकक कोष्टिका में एक से जालक बिंदु होता है तो वो एकक कोष्टिका अभाज्य कोष्टिका नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सभी एकक कोष्टिकाएं अभाज्य कोष्टिका होना आवश्यक नहीं है। एकक कोष्टिका अभाज्य कोष्टिका तभी होती है जब उसमें जालक बिंदु की संख्या कितने हो? एक हो। जैसे एकक कोष्टिका में जालक बिंदु की संख्या एक से अधिक होती है तो अभाज्य कोष्टिका नहीं होती है। अभाज्य कोष्टिका केवल एक प्रकार का होता है। अभाज्य कोष्टिका कितनी प्रकार के होते हैं? एक प्रकार का। यहाँ लिखा है SCC, सिंपल क्यूबिक। सी का मतलब है क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ है, देखना पड़ेगा। इसको सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। इसको SCC होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अभाज्य कोष्टिका एक प्रकार का होता है जो P प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है? P प्रकार का होता है, जिसको हम सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, सरल घनीय। S का मतलब सिंपल, सिंपल का मतलब होगा सरल, C का मतलब क्यूबिक, घनीय और संरचना। ठीक है, जबकि एकक कोष्टिका 3 प्रकार का होता है। एकक कोष्टिका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है P, दूसरा होता है I,
तीसरा होता है एफ, PIF, ठीक है। P का मतलब होगा सिंपल क्यूबिक, I का मतलब होता है BCC, F का मतलब है FCC। इन तीनों के बारे में हम अगली क्लास में, इसके आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। इसके तीनों की संरचना पढ़ेंगे, इन तीनों में जालक बिंदु कितने होते हैं, इन तीनों में समन्वय संख्या कितनी होती है, हम आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा है, क्रिस्टलीय संरचना, ठोसों के प्रकार और कोष्टिका कितने प्रकार के होते हैं, इतना हमने आज पढ़ा है, मनन किया है, समझने का प्रयास किया है। आपको समझ में आया होगा। आप केवल इस वीडियो को देखते रहो और इस वीडियो क्लासेस को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ये वीडियो क्लास जैसे ही मैं बनाऊंगा आपके YouTube चैनल पर आपके मोबाइल में आ जाएगी। आपको जब भी पढ़ने का मन करे, टाइम पास करने का मन करे, तो इस वीडियो क्लास को देख लो, सुन लो, समझने का प्रयास करो, बस छोड़ दो। जब 5 यूनिट हो जाएगी तब आप इसके नोट्स मेरे मोबाइल ऐप फिजिक्स विद्या मित्र के मोबाइल ऐप है उसमें से पढ़ लो। कोई फीस नहीं है, सब कुछ फ्री है, बस पढ़ना है, याद नहीं करना। याद कब करना है, याद कब करना है बताओ, जैसे एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं उसके बाद में एग्जाम कभी भी स्टार्ट हो सकता है, 10 दिन के अंदर स्टार्ट हो सकता है, महीने भर के अंदर स्टार्ट हो सकता है, कुछ भी कह नहीं सकते। तो जैसे एग्जाम फॉर्म भरना शुरू होते हैं, आपने एग्जाम फॉर्म जमा करवा दिया, उसके बाद आप ये याद करना शुरू कर देना। याद क्या करना है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर याद कर लो। वो क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, वो क्वेश्चन पेपर इसी YouTube चैनल पर, इसी मोबाइल ऐप पर आपको मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन पेपर को देख लेना और याद कर लेना। तो हम अब अगली क्लास में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।